हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड जो अभी नेक्स्ट मंथ में जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे। अ, तो उसी के लिए हमने कुछ एमसीक्यू सीरीज़ लाई थी, जिसमें हमने पहली जो सीरीज़ ली थी वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर ली थी 1930। अभी जो हम ले रहे हैं वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कैसे डील करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, और उसके साथ साथ जो भी इसके ऊपर की जो कंसेप्ट्स हैं तो वो भी हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से चलती रहेगी। ओके, सो शुरुआत करते हैं पहले तो कि जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि हम जो चेक्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पता है कि क्रॉसिंग टू टाइप्स की होती है, एक जनरल क्रॉसिंग एंड दूसरा है स्पेशल क्रॉसिंग। तो जब चेक पे क्रॉसिंग की जाती है, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस विद और विदाउट रिटर्न वर्ड्स, उस पर क्या लिखा होता है उस दो पैरेलल लाइंस में कि एंड कंपनी। इस तरह की जो क्रॉसिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बोलते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग बोलते हैं, नॉमिनल क्रॉसिंग बोलते हैं या जनरल क्रॉसिंग। तो ऑब्वियसली ये जो है एंड कंपनी वाला, तो एंड कंपनी हम कौन सी तरह की क्रॉसिंग में यूज़ करते हैं? यस, इसका आंसर जो है वो है जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, ये नॉर्मली जो हम चेक क्रॉसिंग वाला चेक जब हम प्रिपेयर करते हैं या जो ड्रॉवर होता है तो जब प्रिपेयर करता है, जो ड्रॉवर होता है वो जब प्रिपेयर करता है तो उसको हम जनरल क्रॉसिंग इसी नाम से बोलते हैं। ओके, एंड जो स्पेशल क्रॉसिंग है अभी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड है। ऑन द फेस ऑफ चेक एट अपर लेफ्ट कॉर्नर टू पैरेलल लाइंस। अपर लेफ्ट यानी कि क्या? यहाँ पे विद बैंकर्स नेम, मतलब जो बैंक होती है उसका स्पेसिफिक नाम वहाँ पे मेंशन किया होता है। विथ रिटर्न वर्ड्स एंड रिटर्न वर्ड्स नॉट निगोशिएबल, मतलब जो चेक है वो आप दूसरे को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बियरर पे क्या होता है कि वो जो चेक है किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एंड जिसके पास मतलब जो उसका होल्डर है तो वो काउंटर पे जाके डायरेक्टली कैश कलेक्ट कर सकता है। बट क्रॉसिंग का पर्पज़ ही ये है कि दिस इज़ द सेफ मोड ऑफ पेमेंट, मतलब यहाँ पे किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और अगर ट्रांसफ़र हुआ भी चेक तो भी जो होल्डर है जिसके पास चेक है उसको कैश नहीं मिल सकेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रॉसिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल क्रॉसिंग, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक बैंक का नाम जो है वो मेंशन किया हुआ है जो बैंक पेमेंट करने वाली है। ओके, आई होप आपको जो कंसेप्ट है स्पेशल एंड जनरल का वो पता चल गया होगा। तीसरा है व्हेन द चेक इज़ नॉट ट्रांसफर्ड फिजिकली टू ड्रॉवी बैंक फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लियरिंग सच चेक्स आर कॉल्ड एज। हम जब चेक को बैंक में डिपॉज़िट करते हैं किस पर्पज़ के लिए? क्लियरिंग पर्पज़ के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि फ़िज़िकली जाए और उसको बैंक के पास फॉर्म भरे कि ये इस पर्टिकुलर चेक को क्लियर करना है, इस तरह से। तो अभी जो सिस्टम आई है वो है क्या है कि चेक जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कि जिसकी वजह से क्लियरिंग हो सके। ठीक है, क्लियरिंग पर्पज़ के लिए जो ड्रॉवी बैंक है मतलब जो चेक क्लियर करने वाली है तो उसको वो चेक को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह के चेक को हम क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड चेक। ओके, ट्रंकेटेड चेक ये कंसेप्ट जो है वो है कन्वर्टिंग द चेक इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लियरिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ चेक एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेयर्स बैंक इज़ कॉल्ड एज। मतलब यहाँ पे पेयर कौन है? हमारा ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवर यानी कि पेयर। एंड पेयर्स बैंक यहाँ पे पूछा है हमें, पेयर्स बैंक कौन होगा? ऑब्वियसली ड्रॉवी होगा। इंडोर्सर नहीं आएगा, क्योंकि इंडोर्सर यानी कि कौन? कि पेयर ने जिसको चेक दिया है फिर जिसको दिया है उसने फिर से किसी को दिया है, मतलब एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, इस प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। बट एंडोर्सर यहाँ पे नहीं आएगा, ड्रॉवर नहीं आएगा, ड्रॉवर पेयर को बोलते हैं। यहाँ पे कौन आएगा? ड्रॉवी, जो पेमेंट करने वाली है बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ चेक एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेयर जो होता है जो चेक को प्रिपेयर करता है किसके लिए? पेमेंट के लिए। तो हमने देखा था उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। पेयर नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही पेयर दिया हुआ है,
पेई नहीं आएगा क्योंकि पेई जो है वो पेमेंट रिसीव करता है, यहाँ पे चेक को प्रिपेयर करने वाला पर्सन पूछा गया है। ड्रॉवी नहीं आएगा, ड्रॉवी बैंक होती है। सो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, ड्रॉवर। आगे का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। चेक जो है वो बाउंस या डिसऑनर क्यों हो जाता है, मतलब बैंक उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, इसके कौन से रीजंस हैं ये हमें देखना है। फर्स्ट है कि द चेक इज़ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कि अनसर्टन, ओके मतलब उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो प्रॉपरली नहीं है। उसके बाद ड्रॉवर जो है मतलब जिसने चेक प्रिपेयर किया है उसने चेक तो प्रिपेयर किया है बट पेमेंट करने के लिए उसके बैंक में पैसे ही नहीं है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट है, तो बैंक कैसे पे कर पाएगी उसके अकाउंट से पेई को। सो इंसॉल्वेंसी ये भी आएगा। इनसफिशिएंट बैलेंस इन द ड्रॉवर्स अकाउंट फॉर क्लियरिंग, वही कि जो ड्रॉवर है उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। एंड इंसॉल्वेंसी यानी कि क्या, वो आगे के जो भी डेब्ट्स है वो पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, ओके मतलब उसका जो डेबिट बैलेंस है अकाउंट का वो ज़्यादा है एंड क्रेडिट बैलेंस वो है कम है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर इज़ नॉट मैचिंग विद द स्पेसिमेन। जो ड्रॉवर का सिग्नेचर है वो उसके अकाउंट में उसने जो सिग्नेचर दिया है, ओके एंड जो चेक पे सिग्नेचर है तो वो मैच नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी पेमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगा क्योंकि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग पोस्ट डेटेड चेक बिफोर द मेंशन डेट। जो मैच्योरिटी डेट है उसके पहले ही चेक को अगर प्रेजेंट किया जाए तो बैंक उसको कैसे पे करेगी, क्योंकि मैच्योरिटी डेट जो है वो आगे है अभी, ठीक है। सो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद ऑल ऑफ दी अबव, तो हमें पता चल गया है आंसर की ये सारे जो रीज़न है वो किसके हैं, डिसऑनर ऑफ चेक। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो है कि पेमेंट थ्रू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड टिल अ स्पेसिफिक पीरियड। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कभी भी, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो चेक हो, तीनों पे क्या होता है, मैच्योरिटी डेट पे ही पेमेंट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड में ही पेमेंट होता है। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जब तक पेमेंट नहीं होता है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स, वैलिडिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स या नन ऑफ दी अबव। सो इसको हम क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स ये नहीं आएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी कि जिसके पास वो चेक है, ओके होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नो ये भी नहीं आएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स यानी कि क्या, ड्यू कोर्स में पेमेंट करना, मतलब ना उसके पहले ना उसके बाद, ओके मतलब कि स्पेसिफिक पीरियड में ही पेमेंट को करना, ये होता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ओके। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, पर्सन हु इज़ इंटाइटल टू पजेस द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। जो पर्सन है तो वो इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्या, चाहे वो चेक हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या प्रॉमिसरी नोट, तो इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम मतलब उसने अगर खुद के नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट खुद के पास रखा है। एंड ऑल्सो इंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट मेंशन इन इट, मतलब जिस उसके ऊपर जो अमाउंट है तो वो उसे मिलने वाली है, ओके एंड उस पर उसका नाम भी है। तो ये यहाँ पे वो पर्सन कौन आएगा, विड्रॉवर आएगा, नो। विड्रॉवर यानी कि जो बैंक से डायरेक्टली क्या करता है, विड्रॉ करता है मनी। पेयर आएगा, नो। पेयर यानी कि तो ड्रॉवर होता है, तो वो तो दूसरे को पेमेंट करने वाला है, उसको क्यों अमाउंट मिलेगी। पेयर भी नहीं आएगा, क्लेमेंट भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो आएगा होल्डर। होल्डर यानी कि जिसके पास उसने वो इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ है, जिस पे उसका नाम है एंड जो अमाउंट रिसीव करने वाला है, उसको हम बोलते हैं होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेक्शन 8 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, होल्डर ऑफ एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर कौन होता है, इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। मस्ट बी इंटाइटल टू रिसीव अमाउंट, मतलब हम यहाँ पे अमाउंट को रिसीव करते हैं। सेकंड, मस्ट हैव रिसीव्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, मतलब उसने वो जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो ड्रॉवर के गुड फेथ में लिया होना चाहिए, यानी कि वो कहीं से भी चोरी का या फिर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सो मस्ट हैव गुड फेथ। मस्ट हैव सर्टन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि क्या, कि उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलने वाली है, ओके कंसिडरेशन यानी कि वैल्यू। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ना उसके पहले ना उसके बाद, ओनली एज ऑन दी मैच्योरिटी डेट।
तो ये सारे जो है, ये सारी कंडीशंस जो है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती है। मतलब जो होल्डर होता है तो ये सारी कंडीशंस अगर उसने फुलफ़िल करी तो ही उसको हम बोलेंगे कि होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक ब्रिजेश नाम के पर्सन का। ब्रिजेश ने क्या किया, इशूड अ चेक ऑन द नेम ऑफ अजिंक्य। अजिंक्य के नाम के ऊपर चेक ड्रॉ किया, या फिर अजिंक्य का नाम उस चेक पे था। अगेंस्ट द गुड्स रिसीव्ड। ओके, अजिंक्य के पास से उसने क्या लिए थे, गुड्स लिए थे। इमीडिएटली आफ्टर द रिसिट ऑफ गुड्स अजिंक्य बिकम्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अजिंक्य यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्या, मतलब अजिंक्य को इसके पैसे मिलने वाले हैं क्या। तो यस, जैसे कि यहाँ पे ब्रिजेश जो है वो क्या है, ड्रॉवर है। ब्रिजेश जो है वो ड्रॉवर है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, चेक को ड्रॉ किया है। अजिंक्य जो है वो रिसीव करने वाला है मनी। ये कौन है, पेई। ओके, मतलब कि ये कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जो पैसों को रिसीव करने वाला है इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैच्योरिटी डेट पे वो बैंक से पैसे रिसीव करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आएगा, इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड सेंड बाय पेई टू ड्रॉवर फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट और एक्सेप्टेंस, इट इज़ कॉल्ड एज। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा भी हो, इज़ प्रेजेंटेड बाय पेई, मतलब पेई मतलब कौन, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। ओके, टू द ड्रॉवर, उसने क्या किया, ड्रॉवर के पास इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया। फॉर द पर्पज़ ऑफ पेमेंट, कि तुम मुझे इसके बदले में क्या करो, पेमेंट करो मेरा मैच्योरिटी डेट पे। और एक्सेप्टेंस, सो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकैशिंग, डिमांड। इनकैशिंग नहीं, क्योंकि अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है एक्चुअल में। डिमांड, उसने डिमांड किया है पेमेंट का, बट नहीं हुआ है अभी तक पेमेंट। इस कंसेप्ट को लीगल टर्म में बोलते हैं प्रेजेंटमेंट। मतलब उसने क्या किया है, बिल को, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट की डिमांड के लिए प्रेजेंट किया है, किसके सामने, ड्रॉअर के सामने, कि स्पेसिफिक पीरियड में उसको उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट क्या मिले, उसका पेमेंट मिल सके। विड्रॉल नहीं आएगा, विड्रॉल तो हम बैंक से करते हैं जब हमें पैसे चाहिए होते हैं, और विड्रॉवल हम कभी भी कर सकते हैं, इसमें मैच्योरिटी डेट का सवाल नहीं होता है। सो प्रेजेंटमेंट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी डिसऑनर्ड ईदर बाय। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कौन सा भी, तो वो डिसऑनर्ड किस वजह से होता है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ मेंशन्ड वैल्यू, एंड बोथ ए एंड बी। यस, मतलब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ तो किया है ड्रॉवर ने, बट जो सामने वाला पर्सन है, ओके, जो पेई है, उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, या बैंक जो ड्रॉवी है उसने भी उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो नॉन एक्सेप्टेंस अगर हुआ किसी भी पार्टी से, तो इस केस में वो पे कैसे कर पाएगी, उसको डिटेल्स ही पता नहीं रहेंगे कि एक्चुअल में किसको पे करना है। सो नॉन एक्सेप्टेंस एक रीज़न आएगा। दूसरा है नॉन पेमेंट ऑफ मेंशन्ड वैल्यू, मतलब कि चेक में जो भी वैल्यू मेंशन की हुई है तो वो पे करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि जो ड्रॉवर है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, सो जिस वजह से बैंक पेमेंट नहीं कर पा रही है। तो नॉन पेमेंट जो है ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, यानी कि बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज़ बोथ ए एंड बी। आगे का क्वेश्चन है, इन सच केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हुआ, द ड्रॉवर कैन गो टू नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक ये क्या होता है, क्या कंसेप्ट है नोटरी पब्लिक, जब भी कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो उसके पीछे के रीजंस को जानना। ओके, ये कौन करता है, नोटरी पब्लिक करता है। मतलब ड्रॉवर उस नोटरी पब्लिक के पास जाके अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको प्रेजेंट करता है और उसको बोलता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हुआ है, तो वो किसकी वजह से हुआ है। ओके, कुछ फीस चार्ज करनी पड़ती है ड्रॉवर को, उसको हम बोलते हैं नोटरी चार्जेस। इन दी कोर्ट फाइल कंप्लेंट बाय रिक्वेस्टिंग टू नोट द फैक्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो बैंक की तरफ से हो चाहे वो पे की तरफ से हो, तो
एक्सेप्ट नहीं हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? सो नोटरी पब्लिक का जो भी पर्सन होगा, वो एडवोकेट होगा या फिर कोई लीगल ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पहले स्टडी करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों डिसऑनर हुआ है ये चेक करेगा, एंड उसके ऊपर एक पर्टिकुलर नोट लिखेगा कि दिस इज़ द रीज़न दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज़ डिसऑनर्ड। ओके, सो इस प्रोसेस को हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? नोटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दी जाती है? नोट लिखी जाती है इस पूरे केस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच द नोटरी पब्लिक राइट्स द फैक्ट। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या करती है नोटरी पब्लिक, जो एडवोकेट या लीगल ऑफिसर, फैक्ट्स को क्या करती है? नोट डाउन करती है और उस पर्टिकुलर नोट पे अपना साइन एंड सिग्नेचर दे देती है, जिसका प्रूफ किसके पास रहेगा? ड्रॉवर के पास रहेगा। सो इसको भी हम क्या बोलते हैं? नोटिंग ही बोलते हैं। ओके, उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन इज नोटरी पब्लिक इशूज सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन किया है? सर्टिफिकेट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या मेंशन किया था? नोट और फैक्ट्स। सो नोट और फैक्ट्स ये जब वर्ड आएगा तो वो होगा नोटिंग से रिलेटेड, बट यहाँ पे पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अगर प्रिपेयर किया जा रहा है डिसऑनर की वजह से, मेंशनिंग द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विथ साइन एंड सील। यहाँ पे भी साइन एंड सील होता है नोटरी पब्लिक का, जिसकी वजह से आगे साइन एंड सिग्नेचर की वजह से एक प्रूफ रहेगा, बाय चार्जिंग सम फीस, जिसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, कि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर को पे करने पड़ते हैं नोटरी पब्लिक की जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो एडवोकेट या ऑफिसर है उसको। तो इस प्रोसेस को हम नोटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं है, सर्टिफिकेट है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोटेस्ट। ओके, प्रोटेस्ट यानी कि पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जिस पे नोटरी पब्लिक का साइन एंड सिग्नेचर होता है एंड जिस पे जो डिसऑनर की केस है उसको मेंशन किया होता है। सो आई होप आपको आज का भी जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।